स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर फर्स्ट का थर्ड लेक्चर। इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर पढ़ लिए थे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन को देखा। उसी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का आज हम थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेसिकली हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेस का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना। ये तो डिस्प्लेस की बात हो गई, पर केमिकल रिएक्शन दैट इज केमिस्ट्री में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के एक एलिमेंट को रिप्लेस करता है। जैसे कि क्या होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, और ये एलिमेंट इस कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे कंपाउंड और एलिमेंट बन जाएगा। मैं आपको ये चीज ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज को समझाया था, E फॉर एलिमेंट और C फॉर कंपाउंड, ठीक है। जैसे हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया आयरन, जो कि सिंगल है दैट इज एलिमेंट, और कंपाउंड का मैं एग्जांपल लेता हूं CuSO4। क्लास 10th में एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी दी गई है। क्या दिया गया है कि आपके पास में एक फ्लास्क है और उस फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल है। अगर हम इस फ्लास्क के अंदर एक आयरन की नेल को डालते हैं तो यहां पे क्या होगा, थोड़े टाइम बाद इस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू होता है। जैसे हम लोग इस आयरन की नेल को इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन का कलर चेंज होने लगता है। अब ऐसा होता क्यों है, इसके लिए हम लोग पहले एक टॉपिक देखते हैं। हमारे चैप्टर थर्ड का ही ये एक टॉपिक है, जिस चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। उसके पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूं। उस टॉपिक का नाम है रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज मेटल्स का टोटली पार्ट होता है। ये एक सीरीज होती है, जिस सीरीज में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक सीरीज अरेंज करी गई है। देखो आप लोग, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड और यहाँ सिल्वर एंड गोल्ड मुझे यहाँ पे दिया गया है। अब इस सीरीज में क्या होता है, जो मेटल ऊपर होती है और जो मेटल नीचे होती है, तो जो भी मेटल ऊपर होगी वो नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर देगी। इसकी आपको मैं एक ट्रिक भी बताता हूं लर्न करने के लिए, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। केट, K फॉर केट, री यहाँ पे कॉन्स्टेंट मैंने सर्कल में बनाए, यहाँ पे मतलब साइलेंट है यहाँ पे। केट, री, ना, ने, कार, मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, पंजाब, हरियाणा में क्यों होगी आगे औरतें। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी वाला स्टेटमेंट तो हो गया। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, पंजाब हरियाणा में क्यों होगी आगे औरतें। इलेक्शन चल रहे थे वहां पे, तो ट्रिक बनाई जाएगी, पंजाब हरियाणा में क्यों होगी आगे औरतें। तो अब इस सीरीज की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे रिप्लेसमेंट होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, इस सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो कि फास्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, बीच में जो है वो एवरेज है, और जो नीचे वाली वो लेस है। अब हम लोग इसे देखते हैं। आप लोग देखो, आयरन जो कि एलिमेंट है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो कि 3 चीजों से मिलकर बना है, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ये आयरन क्या करेगा, इस कंपाउंड के एलिमेंट को, आपको ये चीज ध्यान रखें, मेटल को रिप्लेस करेगी। तो आयरन आगे वाला देखो आप लोग, तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप लोग आगे ये है और आगे ये है। तो यहाँ पे आयरन एक मेटल है और कॉपर एक मेटल। अब आप लोग सीरीज में देखो, आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है।
तो आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे, तो आयरन इस कॉपर को क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। तो आयरन तो आ जाएगा कॉपर की जगह और कॉपर आ जाएगा आयरन की जगह। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, आयरन SO4 के साथ आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा FeSO4 प्लस और कॉपर अकेला हो जाएगा C। तो आप लोगों को समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसे भी आप देखें। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का थोड़ा एक मॉडिफाई और पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। वहां तो एक एलिमेंट कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा था, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक कंपाउंड का एलिमेंट एक कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस करता है। देखिए आप लोग कैसे होगा, ये मेरे पास में कंपाउंड है और ये एक और कंपाउंड है प्लस COC। कंपाउंड का एलिमेंट इस कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, ये दोनों एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और यहाँ वापस मुझे कंपाउंड मिल जाएगा। इसके लिए हम बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं, AgNO3 प्लस KBr। अब आप लोग देखिए क्या ये कंपाउंड है, देखो आप लोग देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम ब्रोमाइड, ये देखो यहाँ पे ये 2 या 3 चीजों से मिलकर बना, सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसलिए कंपाउंड है। ये भी 2 चीजों से मिलकर बना है, पोटेशियम और ब्रोमियम। अब आपको ये देखना है कि यहाँ मेटल क्या है। इस वाले कंपाउंड के अंदर मेटल है Ag सिल्वर और यहाँ पे मेटल है पोटेशियम। आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो Ag है क्या वो ऊपर है या पोटेशियम जो कि ऊपर है। जो भी चीज ऊपर होगी रिएक्टिव सीरीज में वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगी। पोटेशियम कहाँ है, अपर साइड, Ag कहाँ है, नीचे। पोटेशियम कहाँ है, ऊपर और Ag कहाँ है, नीचे। तो ये पोटेशियम तो आ जाएगा यहाँ और Ag चल जाएगा यहाँ। तो क्या बनेगा दोस्तों, K तो आ जाएगा इसके साथ, तो यहाँ बन जाएगा KNO3 प्लस AgBr। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा इजी तरीका है। यहाँ हमें कंपाउंड मिलेगा, यहाँ एक कंपाउंड मिलेगा, इस कंपाउंड का एक एलिमेंट, इस कंपाउंड का एलिमेंट, ये दोनों आपस में रिप्लेस होंगे। एलिमेंट वो जो इनके साथ मेटल की फॉर्मेट में, आपको मेटल ही एक्सचेंज करनी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेटल्स आपस में एक्सचेंज हो जाएगी और यहाँ मुझे 2 नए कंपाउंड मिल जाएंगे। अब क्या होगा, इसको मैं आपको एक और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये भी एक एक्टिविटी है हमारे सिलेबस में। यहाँ पे मुझे 2 छोटी छोटी सी ट्यूब्स थी जिनके अंदर एक के अंदर क्या था, AgNO3 था, एक के अंदर था AgNO3 और एक के अंदर था KBr। अगर हम इन दोनों को आपस में मिक्सअप करेंगे, अगर इन दोनों को हम लोग आपस में मिक्सअप करेंगे तो यहाँ पे मुझे जो कंपाउंड मिलेगा वो बनेगा KNO3 प्लस AgBr। अब मैंने दोनों किस फॉर्मेट में ली थी, मैंने दोनों ली थी एक्वस फॉर्मेट में। ये भी मैंने एक्वस में लिया था, ये भी मैंने एक्वस में लिया था। जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मुझे फ्लास्क में एक चीज देखने को मिली, और वो क्या देखने को मिली कि यहाँ पे इस फ्लास्क के नीचे की ओर, इसकी नीचे की सरफेस की ओर कुछ कंपाउंड जम गया है, और वो जो कंपाउंड जमा है वो हमारा येलो कलर का पीपीटी होगा और वो होगा हमारा AgBr। एक कंपाउंड तो लिक्विड में होगा और एक कंपाउंड यहाँ मेरे पास में किस फॉर्मेट में होगा, येलो पीपीटी में, जो कि फ्लास्क के नीचे सरफेस पे जम जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है। और एग्जाम में जो भी प्रिसिपिटेट बनता है, हम लोग जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उस प्रिसिपिटेट को हम लोग इस एरो के साइन से शो करते हैं। ये एरो नीचे का मतलब है प्रिसिपिटेट बन रहा है, तो ये येलो पीपीटी बनेगा, पीपीटी भी बोलते हैं इसे। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, ये रिएक्शन मुझे दे दी और पूछा कि किस टाइप की रिएक्शन है, किस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आप लोग इस एरो के साइन से देखकर बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा 5th एंड 6th टॉपिक है टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का। बहुत ही अच्छा तरीका है, हम लोग इस तरीके से इसे सीखेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। बेसिकली क्लास 10th में इसकी डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझ सकते हैं एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या लॉसिंग ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का ऐड होना, जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का लॉस होना, मतलब हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, वहां से हाइड्रोजन निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हम बोलेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसे तो हम लोग बोलेंगे वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने से वहां हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जस्ट इसका अपोजिट यहां होता है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन गैस तो जुड़ती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, मतलब वो बाहर निकलेगी किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने से। ठीक है, तो हम लोग इसे वन बाय वन देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको हम लोग C+O2। तो आप लोग ध्यान से देखिए, +O2 क्या यहाँ पे एक कंपाउंड या एलिमेंट में, ये कार्बन पे यहाँ पे एलिमेंट है और ऑक्सीजन पे एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए +O2 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन गैस का जुड़ना। तो ऑक्सीजन गैस जुड़ जाएगी, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, CO2। यहाँ पे कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो यहाँ पे CO2 गैस निकलती है। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम भी ऐसे बोलते हैं, कंबंशन ऑफ कोल। कंबंशन ऑफ कोल, कोयले का जलना। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं तो मुझे यहाँ मिलेगा HCl। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा, HCl। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और इधर 1 है, दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2। इक्वेशन को हम बैलेंस करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। आप एक ट्रिक से भी सीख सकते थे, O4 ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉसिंग ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये एक बहुत इजी तरीका आप लोग इसे किसी भी इक्वेशन में पहचान सकते हैं कि आपको ऑक्सीजन जुड़ती हुई नजर आ रही है तो आप लोग बोले ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ती हुई नजर आ रही है तो आप लोग बोले कि वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग एक और तरीका होता है जिस तरीके से भी इन दोनों रिएक्शन को देखते हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है मेरे पास में, ये मेथड हो गया मॉलिक्यूल बेस्ड। इस मेथड को बोलेंगे मोल बेस्ड, मतलब ये मॉलिक्यूल से आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बेस्ड एक और कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन बेस्ड। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के पास कॉपर है और कॉपर +2, इसमें क्या होगा, देखो ये बहुत अच्छा तरीका है, मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। जैसे आप मान लो वैसे कॉपर की कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है +1, कॉपर के ऊपर क्या होता है +1 भी होता है, कॉपर के ऊपर +2 भी होता है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, अभी आप लोग ये ध्यान दीजिए, जैसे कॉपर है, कॉपर यहाँ पे आप मान लीजिए इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है और इधर कॉपर के ऊपर कितना लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आप मानिए यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के पास आपको कोई नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा। अब कॉपर के पास में अपने इलेक्ट्रॉन्स, खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना, मतलब कॉपर यहाँ पे अभी फ्री कंडीशन में था, मतलब इसके पास में अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद कोई रिएक्शन हुई या किसी कारण से कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। तो आप लोग यहां फिक्स कर लें कि लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो आप वहां पे बोलेंगे वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो वहां हम बोलेंगे रिडक्शन। जैसे कॉपर के यहाँ पे, कॉपर के ऊपर आपको कोई यहाँ पे चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो कॉपर के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है,
तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं +2 है इसके ऊपर, तो आपको कुछ नहीं करना, जिधर ज्यादा आपको चार्ज दिख रहा है, चार्ज में से ज्यादा तो इधर है पर लॉस किधर हुआ है, इधर है, तो आपको वहां पे उतने इलेक्ट्रॉन लगा देने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा पूछेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लगाया सर, तो इक्वेशन को बैलेंस करा दो, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, सभी बच्चे जानते हैं 9th क्लास से, माइनस, तो -1 × 2 -2 और ये +2 दोनों कैंसिल आउट, चार्ज कितना हो गया, 0। ऐसे हम लोग इधर रिडक्शन का एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास में यहाँ पे आयरन +3 था और ये यहाँ पे आयरन +2 हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चार्ज कितना है, +3 और यहाँ पे चार्ज कितना है, +2। चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देखो आप लोग ढंग से, चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे या फिर आप लोग ऐसे मान सकते हैं, यहाँ पे इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस था और यहाँ पे इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन का लॉस बढ़ा या कम हुआ, तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस था और यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ गए, या हम लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, वो इसी को उल्टा कर लेते हैं, मेरे पास कॉपर +2 था और यहाँ पे ये कॉपर हो, इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन कम थे और ये तो अपनी सही कंडीशन में आ गया वापस, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। यहाँ उल्टा हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम थे और यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरे फिलअप हो गए, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मतलब रिडक्शन। अब मैंने आपको क्या समझाया, इक्वेशन को बैलेंस करना है, जिधर आपको चार्ज दिखे उधर ही आप लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। कितना है यहाँ पे चार्ज, इसका तो 0 है यहाँ पे, मतलब ये तो पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया। अब यहाँ पे +2 है, इसको न्यूट्रल करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसी रिएक्शन का, इन दोनों रिएक्शनों का एक जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है और उस रिएक्शन का नाम है, जो हमारा टाइप है 7th टाइप, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस टॉपिक से बेसिकली 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर इसके लिए क्लास 10th के लेवल पे आप लोगों को कुछ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लर्न करने होंगे। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर +1, ये बेसिकली चार्ज है, देखो हाइड्रोजन के ऊपर +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, पर एक स्टैंडर्ड उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मतलब वो स्टैंडर्ड का मतलब है कि वो बेसिकली नॉर्मल वे में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करता है, वो ले भी सकता है, पर वो एक्सेप्शनल केस है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग कि बेसिकली ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाइड्रोजन की +1, कॉपर की +2, आयरन की +2 भी होती है, +3 भी होती है, ऐसे कॉपर की +1 +2 भी होती है, पर हम +2 की बात करेंगे 10th लेवल पर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों के ऊपर -1 चार्ज होता है। सिल्वर के ऊपर +1, लिथियम के ऊपर +1, मैग्नीशियम के ऊपर +2, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, सोडियम के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तीनों कंपाउंड है, आप लोग कंपाउंड के ऊपर भी चार्ज याद रख सकते हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1, नाइट्रेट के ऊपर -1, सल्फेट के ऊपर -2, कार्बोनेट के ऊपर -2। और आप लोगों को वैसे एक नया तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा जिससे रेडॉक्स रिएक्शन कभी गलत ही नहीं होगी आपकी। आप लोगों को एक डायलॉग बोलना है, वो कैसे बोलना है, आपको इतना सा बोलना है, जो अकेला है मतलब उसके ऊपर चार्ज 0 है, जो अकेला है उसके ऊपर चार्ज 0 है, और जिसके नीचे 2 लगा हुआ है, जिसके नीचे 2 लगा हुआ है मतलब उसका भी चार्ज 0 है। बस आपको इतना ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसे हम लोग आंसर देते हैं FeCuSO4। आप लोगों को मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा थी, यहाँ क्या बन जाएगा, ये Fe कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो यहाँ बन जाएगा FeSO4+C। अब आपको क्या डायलॉग बोलना है बच्चों, आपको इतना सा बोलना है, जो सिंगल है उसका चार्ज हमेशा है, ये मतलब एक नॉर्मल देसी तरीका मान सकते हो आप लोग, जो सिंगल है उसका चार्ज 0 और जिसके नीचे 2 लग रहा है उसका भी चार्ज 0, और जो ग्रुप में है चीजें, जैसे ये सिंगल है और ये सिंगल है तो इसका चार्ज 0, और जो ग्रुप में है उसका चार्ज आपको देखना है, कहां से देखना है उसका चार्ज, आपको इस टेबल से देखना है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, बात करते हैं। ये सिंगल है मतलब इसका चार्ज कितना है 0,
अब आयरन की बात करें तो आप आयरन को ही देखो उस साइड, आयरन यहाँ पे सिंगल है ग्रुप में है, आयरन आप लोग देखो यहाँ पे सिंगल है ग्रुप में तो ग्रुप में तो कहां से देखेंगे आयरन का चार्ज क्या होगा, आयरन का चार्ज होगा प्लस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक कॉपर यहाँ पे ग्रुप में है, तो मतलब कॉपर यहाँ पे ग्रुप में है, बिल्कुल आप लोग देखिए यहाँ पे कॉपर यहाँ किसमें ग्रुप में, तो कॉपर का चार्ज कितना होगा, कॉपर का चार्ज है +2। अब उसके बाद में आप देखो SO4 किसमें है, ग्रुप में, और इधर भी SO4 किसमें है, ग्रुप में। तो जो चीज इधर भी ग्रुप में और उधर भी ग्रुप में, तो आप इसको कुछ देखो ही मत, भूल जाओ, इसको देखना ही नहीं आपको। भाई यहाँ पे आयरन सिंगल था, उधर ग्रुप में हो गया, तो मतलब चेंज आयरन में हो रहा है, तो हम लोग किसको देखेंगे, आयरन को। ऐसे कॉपर यहाँ किसमें था, ग्रुप में, और उधर सिंगल, मतलब हम लोग कॉपर को भी देखेंगे। पर यहाँ पे सल्फेट SO4 ग्रुप में और उधर भी ग्रुप में, तो आप SO4 को बिल्कुल नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, आयरन और कॉपर को। कॉपर अब यहाँ पे सिंगल है तो 0। अब आप लोग देखिए आयरन का चार्ज इधर कितना था, 0, और कितना हो गया, +2। तो बहुत इजी तरीका है, आप लोग कुछ ही करना, अगर आप लोग ये मानो नंबर बढ़ रहे हैं, देखो 0 से कितना हो गया, +2, 0 से कितना हो गया, +2, मतलब नंबर बढ़े, नंबर इंक्रीज हुए, तो इसे बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत गजब की ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे 4 आंसर मिलेंगे हमें। पहला तो मिलेगा ऑक्सीडेशन, फिर हमें फाइंड आउट करना होगा ऑक्सीडेशन एजेंट, थर्ड है रिडक्शन, और फोर्थ है रिडक्शन एजेंट। ये चारों आधे नंबर में आप मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कौन ऑक्सीडेशन एजेंट है, किसका रिडक्शन हुआ और कौन रिडक्शन एजेंट है। तो आप लोग देखिए नंबर किसका इंक्रीज हुआ, आयरन का, 0 था, कितना हो गया, +2, मतलब एक नॉर्मल बहुत अच्छा ट्रिकी तरीका है, 0 था और +2 हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो आप लोग लिख देंगे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आयरन का। और आपको कुछ नहीं करना, इसका ऑक्सीडेशन होने के लिए किसने इसकी मदद करी, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए किसने मदद करी, कॉपर। तो आपको यहाँ आंसर लिख देना कॉपर, इसके पास वाला, ये तो चुपचाप था, साइलेंट था, इसका कोई बोल नहीं है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं रिडक्शन। देखो इसका कितना नंबर था, +2, इसका नंबर था +2 और कितना हो गया, 0, मतलब नंबर क्या हुआ, डिक्रीज। तो मतलब यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, कॉपर का हो गया रिडक्शन। तो यहाँ आप लोग लिख देंगे कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। अब कॉपर के रिडक्शन में किसने मदद की होगी, आयरन, तो यहाँ पे रिडक्शन एजेंट कौन हो गया, आयरन। तो आपको हाफ मार्क्स कंप्लीट होके पूरे 2 मार्क्स यहाँ पे गेन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको देखना है, जो सिंगल है उनका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखो, आप लोग होता नहीं है 0 लिखना, आपको एक तरीका है समझाने का, और जो ग्रुप है उनको यहाँ से देखना है, और कभी कभार आपको H2O2 इस तरीके से मिल जाए, तो आपको वहां भी क्या बोलना है कि वहां पे उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या है, 0। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके लिए, देखिए आप लोग, ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वही ट्रिक आपको अपनानी है। देखो आप लोग यहाँ पे ग्रुप है, ये सिंगल है, सिंगल का कितना होता है, 0। मैं आपको बोला था सिंगल है और जिसके नीचे 2 लगा हुआ है उनका 0, ये सिंगल है, इसका 0। अब ये यहाँ पे ग्रुप है, आपको ग्रुप वाले का नंबर बोलना है, ये ग्रुप है ना, इसलिए आप लोग इतना सा बोले। कॉपर का कितना होता है, देखो ग्रुप में कहां से देखना है, यहां से, जब ग्रुप है तो कहां से देखना है, वहां से। कॉपर का कितना होता है, +2, ऑक्सीजन का देखिए कितना होगा, -2, हाइड्रोजन अकेला है और साथ में 2 भी लग रहा है, इसमें 0, अकेला है इसलिए 0, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप में, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। बहुत इजी तरीका, देखते आराम से आंसर दे सकते हैं आप लोग। +2 था ऊपर का, कितना हो गया, +2 से कितना हो गया, 0, नंबर कम हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो आपको पता लग गया कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। और मैंने आपको समझाया इसके पास वाला क्या होगा, रिडक्शन एजेंट। भाई इसका रिडक्शन तो इसके पास वाला रिडक्शन एजेंट, तो रिडक्शन एजेंट हो गया हाइड्रोजन। अब आगे देखते हैं, अब कॉपर के बाद देखा मैंने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, -2,
और उधर भी कितना है -2, तो ऑक्सीजन को देखने की जरूरत ही नहीं। और एक और तरीका मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन किसमें है ग्रुप में, ऑक्सीजन किसमें है ग्रुप में, ऑक्सीजन को देखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का कितना है 0, हाइड्रोजन का कितना हो गया +1, इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोग या फिर आप लोग बोले नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आप लोग बोले यहाँ पे इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के पास वाला क्या होगा ऑक्सीडेशन एजेंट Cu, ठीक है ना दोस्तों। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का नंबर डिक्रीज हुआ था, इसलिए कॉपर का रिडक्शन, इसके पास वाला रिडक्शन एजेंट। हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, इसके पास वाला ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं हमारे लास्ट 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक्सोथेर्मिक एंडोथेर्मिक रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 2 बहुत ही इजी रिएक्शन है, एक्सोथेर्मिक एंडोथेर्मिक। बुक में एक छोटा सा पार्ट दिया गया है इसका। एक्सोथेर्मिक का मतलब है ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट बाहर निकले, और एंडोथेर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो या एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, C+O2 कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो यहाँ CO2 गैस निकलती है, और जब भी CO2 गैस निकलती है ना तो यहाँ पे इसके साथ हीट भी बाहर निकलती है, तो यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस एक्सोथेर्मिक। एंडोथेर्मिक और एक्सोथेर्मिक को हम लोग एक एग्जांपल जोड़ ले सकते हैं। जैसे मेरे पास में एक ग्लास है और इस ग्लास में मैं कोल्ड ड्रिंक्स को फिल करता हूँ। हम लोग बहुत सी बार कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स सभी लोग पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को अगर मैंने इस ग्लास में डाला तो आप लोग देखेंगे जैसे वो कोल्ड ड्रिंक्स इस ग्लास में डालेंगे तो आपको बबल्स निकलते हुए बाहर नजर आएंगे। तो उन बबल्स का निकलना मतलब गैस रिलीज हो रही है, तो कौन सा प्रोसेस एक्सोथेर्मिक। और इस ग्लास के चारों ओर आप एक लेयर देखेंगे, ग्लास का टेम्परेचर नॉर्मल था, जैसे हमने उसमें कोल्ड ड्रिंक्स को डाला तो ग्लास ने उस कोल्ड ड्रिंक्स की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कौन सा प्रोसेस एंडोथेर्मिक। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कूलर गर्म हवा को, अभी गर्मियों का टाइम है, कूलर गर्म हवा को अंदर लेता है, गर्म हवा को अंदर लेता है और बाहर हम लोगों को कौन सी हवा देता है, कौन सी एयर देता है ठंडी, मतलब वो एयर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कौन सा प्रोसेस एंडोथेर्मिक। और ठंडी एयर को रिलीज कर रहा है, कूलिंग एयर हमें दे रहा है, तो कौन सा प्रोसेस एक्सोथेर्मिक। हीट मतलब बर्निंग वाली जो एयर है उसे तो ले रहा है, गर्म हॉट एयर को तो ले रहा है, तो कौन सा प्रोसेस एयर का एब्जॉर्ब करना एंडो, और कोल्ड एयर को दे रहा है, मतलब कौन सा प्रोसेस एक्सोथेर्मिक, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इनके एग्जांपल्स ध्यान रखें। इसके साथ ही हमारे 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स और बचे हुए हैं। एक टॉपिक तो है हमारा कोरोजन और एक है रेनिसिडिटी, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास में लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं जिनके ऊपर एग्जाम में शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है और हम भी इनको शॉर्टली देखेंगे। पहला टॉपिक तो है कोरोजन। कोरोजन का मतलब है किसी भी मेटल के ऊपर, देखो आप लोग बेसिकली डेफिनेशन देखिए, हमारे पास में मेटल के कोई पीस है या मेटल के कोई पार्ट्स हैं, बहुत सी जगह पे मेटल्स के पीस आप लोग देखते होंगे, जैसे लोग आयरन का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई भी मेटल का पीस सबसे पहले अर्थ के क्रस्ट से निकाला जाता है। अब एनवायरनमेंट में क्या है ऑक्सीजन, सबसे पहले मेटल का कोई भी जो भी मेटल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, सबसे पहले बनाती है मेटल ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आयरन का पीस अर्थ के क्रस्ट से हमने निकाला, अब ये जैसे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बन गया। अब गलती से मेटल ऑक्साइड अगर वाटर, मॉइस्चराइजेशन, एसिड अगर इनके कांटेक्ट में आता है तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है ये मेटल ऑक्साइड क्लोराइड हो जाता है। क्लोराइड मतलब खराब होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड क्लोराइड हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कोरोजन। आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा सड़क के किनारे बहुत सी बार आयरन के पीस पड़े होते हैं, वो स्टार्टिंग में ब्राउन कलर के होते हैं और जैसे उनके ऊपर एयर, वाटर, एसिड इनके कांटेक्ट में जब वो आती है तो वो क्या हो जाती है रेडिश ब्राउन। इसीलिए यहाँ पे आयरन को एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाया गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले क्या था आयरन,
आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो उसने बनाया Fe2O3, तो यहाँ बन गया Fe2O3। और जब वाटर के कांटेक्ट में आया तो रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। XH2O का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स हो सकते हैं, कितने मोल्स हो सकते हैं हमें पता नहीं है, ये एक फिक्स अमाउंट नहीं है, कितना वाटर कांटेक्ट में आ सकता है आयरन के। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, कुछ फॉर्मूले पहले भी बाकी लगे थे, आपने भी ध्यान दें। CaO क्विकलाइन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग्ड लाइन, और CaCO3 लाइमस्टोन, CaCO3 लाइमस्टोन चूने का पत्थर, या फिर आप मार्बल भी बोल सकते हैं इसे। तो ये 4 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपने याद रखेंगे। अगला छोटा सा टॉपिक है हमारा रेनिसिडिटी। हम सभी घर में फूड बनाते हैं और फूड प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों क्या होता है, ऑयल या फैट। हर घर के अंदर जब भी फूड बनता है तो सबसे पहले हम लोग अगर घर में सब्जी बनाते हैं तो वहां उसमें क्या डालते हैं, ऑयल या फैट ही होता है। तो फूड प्रोडक्ट जो कि अपने पास रखते हैं ऑयल या फैट, कुछ टाइम बाद वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके अंदर से स्मेल आने लगती है, एक स्मेल आने लगती है, और स्मेल आने के बाद वो खराब हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेनिसिडिटी। अब एग्जाम में इनके प्रिवेंशन भी पूछे जाते हैं कि रेनिसिडिटी से बचने के क्या तरीका है। तो बहुत ईजी तरीका है, आप लोग फूड प्रोडक्ट को एयर फ्री कंटेनर में रखिए। जैसे हम लोग ऐसे कंटेनर ले सकते हैं जिसके अंदर एयर ही ना हो, तो ये खराब नहीं होंगे। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का आप इस्तेमाल कीजिए, या ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन नहीं हो तो वहां पे हम लोग उस फूड प्रोडक्ट को रेनिसिडिटी के प्रोसेस से बचा सकते हैं। और साथ ही कोरोजन से प्रिवेंशन, कोरोजन के प्रिवेंशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वहां पे क्या लेंगे, आप लोग गर्मियों के दिनों में मदर हमारी क्या बोलती है कि बेटा कूलर के ऊपर पेंट कर दे ताकि उसके ऊपर कोरोजन ना हो, जंग ना लगे। या फिर हम लोग पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं। बहुत सी बार आप लोग पंखों में देखा होगा, मशीन अंदर से खराब नहीं हो तो उसके ऊपर ग्रीस लगाया जाता है, ग्रीसिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो। तो ये सारे प्रोसेस है जिससे हम लोग कोरोजन से बच सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 से 4 लेक्चर्स में चैप्टर पूरा फिनिश किया। अब हम लोग इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, पर उसके पहले मैं चाहता हूं आप लोग इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को एक बार एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स से क्वेश्चंस को देखो। इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको पैरामाउंट करियर इंस्टीट्यूट की जहां जो ऐप है, प्ले स्टोर पे ऐप है, आप वहां से इसके नोट्स अवेलेबल ले सकते हैं, वहां पे इसके नोट्स अवेलेबल है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर फिनिश हुआ।